नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में जो हमारा सेकंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे। वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। विद्यार्थियों, औद्योगिक प्रदेश क्या है, औद्योगिक प्रदेशों की क्या विशेषताएं हैं, आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। आज हमारा टॉपिक क्या है, औद्योगिक प्रदेश क्या है और औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं। विद्यार्थियों, औद्योगिक प्रदेश हम उसको कह सकते हैं जहां बहुत सारे उद्योग हो, चाहे वो वस्त्र से संबंधित हो, चाहे लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित हो, चाहे उसमें और भी एल्यूमिनियम के उद्योग हो, लेकिन वहाँ पर केंद्रित होने चाहिए। बहुत सारे उद्योग एक जगह होने चाहिए ताकि हम उसे क्या परिभाषित कर सकें कि ये औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ विभिन्न श्रृंखलागत उद्योगों के अनेक कारखाने केंद्रीभूत हो तथा औद्योगिक भूदर से विकसित हो, जहाँ देखने पे यहाँ पता चले कि हाँ यार, ये तो कोई ना कोई औद्योगिक प्रदेश है जहाँ इतनी सघनता से ये उद्योग लगे हुए हैं। साधारणतः किसी भी ऐसे क्षेत्र को जिसमें कुछ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले कारखाने केंद्रित मिलते हैं औद्योगिक प्रदेश कह दिया जाता है, परंतु वास्तविक अर्थ में सिर्फ कुछ कारखानों के केंद्रित होने से ही किसी क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा देना उचित नहीं है। औद्योगिक प्रदेश में कारखानों की संख्या से अधिक महत्व है उद्योगों की श्रृंखलाबद्ध एवं संबद्धता से। श्रृंखलाबद्ध का मतलब है वहाँ पर किस किस के उद्योग लगे हुए हैं या कितनी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं, किससे संबंधित उद्योग लगे हुए हैं। इसी संबद्धता से औद्योगिक भूदर से उभरते हैं। किसी भी क्षेत्र के औद्योगिक प्रदेश की संज्ञा प्राप्ति के लिए उसमें औद्योगिक भूदृश्य का विकसित होना आवश्यक है। अब हम चर्चा करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं पे। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता, इसमें उद्योगों की प्रधानता होती है, कारखानों की संख्या अधिक होती है और साथ ही कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा औद्योगिक कार्यों में संलग्न होना इसका ठोस प्रमाण मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, मतलब कारखानों की अधिक संख्या तो है जो है, साथ ही साथ इसमें उद्योगों की प्रधानता भी होनी चाहिए और जितनी भी पॉपुलेशन वहाँ कार्यरत है वो किस में काम करनी चाहिए, द्वितीय कार्यों में, औद्योगिक क्षेत्रों में काम करनी चाहिए। तो उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये औद्योगिक प्रदेश है, उसको हम औद्योगिक प्रदेश में सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये तो थी हमारी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है हमारी कारखानों का नगरों से घनिष्ठ संबंध, अतः इसमें कई छोटे बड़े नगर में मिलते हैं। कारखानों का नगरों से घनिष्ठ संबंध से तात्पर्य ये है यहाँ पर कि कारखानों के आसपास या तो छोटे या बड़े नगर होने चाहिए। अगर छोटे बड़े नगर होंगे तो वह औद्योगिक प्रदेश में शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उद्योगों में काम करने वाले जितने भी श्रमिक मजदूर वगैरह है, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या फिर जो उद्योगों में सामान बन रहा है उनकी खपत के लिए बाज़ारों का होना आवश्यक है। तो बाज़ार कहाँ उपलब्ध होंगे, जहाँ छोटे या बड़े नगर होंगे वहीं बाज़ार उपलब्ध होंगे। ये थी हमारी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है हमारी, ऐसे प्रदेशों की अधिकांश जनसंख्या नगरों में ही मिलती है। ऐसे प्रदेशों की अधिकांश जनसंख्या नगरों ही में मिलती है। ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वो चाहे छोटे या बड़े नगरों में ही निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में न के बराबर होती है। कारण है क्योंकि उद्योग होगा तो उसके आसपास नगर भी विकसित होंगे और नगर विकसित होंगे तो नगरों में निवास करने वाले लोग भी होंगे जो कि श्रम के रूप में कारखानों में काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो नगरों की अधिकांश जनसंख्या है वो कारखानों में काम करती है या द्वितीय व्यवसाय में संलग्न है। ग्रामीण जनसंख्या का तो मुख्य व्यवसाय होता है वो प्राथमिक व्यवसाय है, चाहे वो कृषि ले लो, चाहे संग्रहण ले लो या कुछ और ले लो। उसके बाद में इसकी चौथी विशेषता है कारखानों का अन्योन्याश्रित संबंध नगरों से ही नहीं परिवहन साधनों से भी होता है, जबकि नगर एवं परिवहन साधनों का ऐसा ही अंतर संबंध होता है। अतः कारखानों एवं
परिवहन साधनों, कारखानों एवं नगरों तथा परिवहन साधनों में घनिष्ठ अंतर संबंध होने के कारण औद्योगिक प्रदेशों में विभिन्न परिवहन साधनों का घना जाल पाया जाता है। क्योंकि विद्यार्थियों बिना परिवहन के साधन के हम ये कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ औद्योगिक प्रदेश है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होंगे, या औद्योगिक प्रदेश में जो माल बन रहा है, जो तैयार हो रहा माल है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बिना परिवहन के साधन के हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पांचवी विशेषता है विभिन्न कारखाने भी परस्पर संबंधित होते हैं, उनमें औद्योगिक श्रृंखलाबद्धता जन्य मिलते हैं, और साथ ही जिसमें विभिन्न उद्योगों में अनुप्रस्थ, लंबवत तथा कर्णवत किसी भी प्रकार की अंतर संबंधता हो सकती है। तो इसकी एक विशेषता है कि कारखाने भी परस्पर संबंधित होते हैं, उनमें चाहे औद्योगिक हो और चाहे वो श्रृंखलाबद्ध जन्य मिलते हो, लेकिन मिलते जरूर है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है कृषि तथा ऐसे अन्य प्राथमिक उत्पादन कार्य गौण होते हैं। संपूर्ण जनसंख्या में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या नगण्य होती है, किंतु खनिज उत्पादन महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विशेषता देखो विद्यार्थियों, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हमारे उद्योगों की जो विशेषताएं हैं उसमें एक विशेषता ये है कि इन क्षेत्रों में कृषि अथवा इससे प्राथमिक कार्य बिल्कुल गौण होते हैं। क्यों? क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय व्यवसाय पर काम करती है, ये द्वितीय व्यवसाय में काम करती है। संपूर्ण जनसंख्या में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या नगण्य है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या तो उद्योगों में काम करती है, तो कृषि में काम करेगा कौन? जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ इनमें जो जनसंख्या कृषि कार्य में नगन है, या तो वो उद्योगों में काम करेगी या फिर खनिज उत्पादन में काम करेगी, लेकिन करेगी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय व्यवसाय में। तो ऐसे क्षेत्रों को भी हम किस में सम्मिलित कर सकते हैं? हम उद्योगों में सम्मिलित कर सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है कि नगरों के बाहर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम हो जाता है। नगरों के मध्य भूमि का उपयोग प्रधानतः साग, सब्जी, दुग्ध, पशुपालन के लिए होता है, क्योंकि नगरों में दूध एवं सब्जी की अधिक मांग होती है, और अनस्वर होने के कारण इनका उत्पादन नगरों से अधिक दूर करना उतना लाभप्रद नहीं होता है। अतः अन्य कृषि फसलों की अपेक्षा इनके उत्पादन से ही आर्थिक लगान में भी अधिक प्राप्ति होती है। जो नगरों के आसपास की भूमि है उनमें लोग खेती में भी साग, सब्जी और दूध से संबंधित खेती करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों जो श्रमिक काम करते हैं उद्योगों में, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये इनकी जो आसपास की जो भूमि होती है उसमें ये कृषि कार्य किया जाता है। अगर ये कृषि कार्य नहीं होगा तो इनकी आपूर्ति कैसे होगी? तो हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक प्रदेश की एक ये विशेषता भी है कि उनके जो नगरों के आसपास की भूमि है उनमें साग, सब्जी और दूध उत्पादन पर भी खेती का कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है एक विहंग दृष्टि में औद्योगिक प्रदेश के भूदृश्यों में सर्वत्र कारखाने दिखेंगे। भूदृश्य में हम जितनी दूर भी नज़र फैलाएंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ कारखाने दिखेंगे। धुआं उगलती चिमनियाँ, श्रमिकों के आवासों की पंक्तियाँ, विस्तृत रेल यार्ड, रेल मोटर गाड़ियाँ तथा कई संनगर दिखाई देंगे। इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश में उद्योग एवं संबंधित सेवाओं की समरूपता, समंदता से विशेषता सशक्त मिलती है। तो औद्योगिक प्रदेशों में एक ये भूदृश्य भी विहंग होता है। इसमें कारखाने, धुआं उगलती चिमनियाँ, जो श्रमिक आवासों के कारखानों की पंक्तियाँ, विस्तृत रेल यार्ड, रेल और मोटर गाड़ियाँ, कई संनगर दिखाई दे पड़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, कई संनगर दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन किस आधार पर किया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।